ओ टू नाइटिंगेल के पहले स्टेंजा की पहली लाइन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लाइन में जॉन कीट ने क्या कहा, सुनो। माई हार्ट एक्स, मेरा हृदय, एक्स का मतलब होता है पेन होना, दर्द होना। यहाँ पर कवि ने माई शब्द जो यूज किया है वो खुद के लिए किया है, यानी कि जॉन कीट का हृदय, एक्स का मतलब होता है दर्द से भरा हुआ है, मेरा दिल दुख रहा है। एंड और अ ड्राउजी नमनेस का मतलब होता है, ड्राउजी का मतलब आप कह लीजिएगा स्लीपी, यानी कि ऊँघना या सोना। नमनेस का मतलब होता है इनएक्टिव, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। या नमनेस वर्ड को हम ऐसे भी समझाएं कि जब भी आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ देगा, ठीक है। और जब हम वो नशीला पदार्थ कुछ खाते हैं तो एकदम बिल्कुल बेहोशी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और बेहोश की अवस्था में वो हमारा ऑपरेशन करता है तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी एहसास नहीं होता, हमारे सेंसेस बिल्कुल भी काम उस वक्त नहीं कर रहे होते, यानी कि उतनी जगह बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नमनेस कहते हैं। नमनेस पेन माई सेंसेस, मेरा दिल दुख रहा है, दुखी है। और एक ड्राउजी नमनेस के जैसा दर्द मेरे सेंसेस पर छाया हुआ है। कैसे छाया हुआ है, जैसे कि एज दो का मतलब होता है जैसे कि आप हेमलॉक, देखो यहाँ पर एक हेमलॉक का जिक्र हुआ। हेमलॉक एक बहुत तेज जहर होता है जिसको सुकरात ने भी पिया था, ठीक है। तो वो कहते हैं एज दो, जैसे कि हेमलॉक ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने हेमलॉक का जहर पी लिया हो। और एक इसके बाद अगली लाइन में बताया गया और अथवा इम्पटीट कर दिया गया हो। इम्पटीट का मतलब होता है बिल्कुल खाली कर दिया, किसी कप या ग्लास की अंतिम बूंद तक मैंने उसको पी लिया। सम कुछ, डल धीमे धीमे होने वाला। और इसमें अपेट का मतलब होता है एक प्रकार का ये भी नशा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अफीम। क्या कहेंगे, अफीम, जिसके पीने से नशा होता है या नींद आती है, तो उसके लिए यूज किया गया है। और टू दी ड्रेन्स का मतलब लिख लो कहीं पर, टू दी ड्रेन्स का मतलब होता है अधिक मात्रा में, इन अ लार्ज क्वांटिटी को बोलते हैं टू दी ड्रेन्स। 1 मिनट पास्ट का मतलब होता है 1 मिनट पहले, यानी कि कुछ क्षण पहले हमने क्या कर लिया हो, अफीम पी ली हो। तो अब इसको पूरी तरीके से मैं समझाता हूँ, तीनों लाइनों को समझो कि मेरा दिल दुख रहा है और एक ड्राउजी नमनेस के जैसा दर्द मेरे सेंसेस पर छाया हुआ है, जैसे कि मैंने कोई जहर पी लिया हो या फिर 1 मिनट पहले मैंने अधिक मात्रा में अफीम ले लिया हो। क्या ले लिया हो, अफीम ले लिया हो। इसका नशीला प्रभाव कवि की इंद्रियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है और अब अपनी चेतना को खो बैठता है। कवि ये भी अनुभव करता है कि उसका हृदय दुखी है और उसकी इंद्रियां इस गीत के कारण शिथिल, एकदम शिथिल हो गई, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। इसका प्रभाव इतनी अधिक सीमा तक बढ़ जाता है मानो उसने हेमलॉक जैसा मृत्युकाली, बहुत जिससे मृत्यु हो जाती है, मृत्युकारी जहर पी लिया हो, या अफीम जैसे नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया हो। उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से भ्रमित है, उसे कोई भी बात याद नहीं है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लीथ, यहाँ पर एक शब्द आया लीथ। लीथ एक प्रकार की क्या है, नदी है, ठीक है। लीथ नामक नदी में जो सब कुछ भुला देती है, में डूब गया हो। एक प्रकार की पौराणिक नदी है जो नरक में बहती है और इसमें नहाने से कुछ भी याद नहीं रहता। तो इतना समझ आ गया लीथ क्या है। एक ग्रीक मैथोलॉजी में रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, जिसमें नहाने से या जिसका पानी पीने से हमें कुछ भी याद नहीं रहता। बात क्लियर हो गई। तो लेथ वर्ड हैड संक, तो उसे ऐसा लगता है कि उसमें नहाने से, डूब जाने से वह सब कुछ भूल गया हो, ठीक है। संक का मतलब होता है डूबना। तो इतनी बातें हमको समझ आ गई होंगी यहाँ पर अच्छे से। अब आगे देखो, उन्होंने कहा टिस, टिस, ये टिस नहीं है, ये इसको हम इट इज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम, इट इज। तो इट इज़ नॉट थ्रू एनबी, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ नॉट थ्रू एनबी। एनबी मीन्स होता है ईर्ष्या।
तो वो ये कहते हैं नॉट आउट ऑफ जेलसी, ये ईर्ष्या के कारण नहीं है। ऑफ दाई हैप्पी लॉट, दाई का मतलब होता है यू, तुम्हें, दाई का मतलब आप दाई तुम्हारी हैप्पी खुशीनेस लॉट भाग्यशाली, भाग्य के लिए कहते हैं। तो योर यहाँ पर ये भी समझ सकते हो योर गुड लक, नाइटिंगल्स गुड लक के लिए बोला गया है ऑफ दाई हैप्पी लॉट। जो नाइटिंगल है उसके गुड लक, अच्छे भाग्य की बात करता है। तो अब जॉन कीट नाइटिंगल से कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशियों से, जो आपकी खुशियां हैं, जो आप भाग्यशाली हो, उससे कोई जलन या ईर्ष्या हो रही हो, बल्कि आगे वो कहते हैं बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब इन दोनों लाइनों को हम एक साथ समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पांचवी और छठी लाइन को। पांचवी छठी लाइन में यही कहा गया है कि जॉन कीट नाइटिंगल से कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई जलन या ईर्ष्या हो रही हो, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सातवीं लाइन हम लोग देखेंगे। सातवीं लाइन में क्या कहा है, डेट दाउ लाइट विंग्ड, यहाँ पर डेट दाउ मीन्स तेरे, लाइट मीन्स हल्के हल्के, विंग्ड मीन्स होता है पंख। यहाँ पे एक शब्द आया है ड्राइड, ड्राइड क्या होती है, बनदेवी कह सकते हो, बनपरी कह सकते हो, या वृक्षों पर निवास करने वाली एक अलौकिक शक्ति बोल सकते हो, कुछ भी कह लो। स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट होती है जो कि निम्फ ऑफ द ट्री, ठीक है, यानी कि वृक्षों के बीच में निवास करने वाली एक अलौकिक शक्ति है, उसी को ड्राइड कहा है। यहाँ पर कवि ने नाइटिंगल की तुलना जो है वो ड्राइड से की है, और यहाँ पर नाइटिंगल के पंखों को लाइट विंग्ड बोला गया है। तो डेट दाउ, तेरे ये लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज पंखों की, इन मीन्स में सम कुछ, मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला, और प्लॉट मीन्स होती है जगह। अब इन 7 और 8 दोनों लाइनों को अच्छे से समझो। इन लाइनों में कवि नाइटिंगल से बोल रहे हैं कि तुम तो सुंदर हल्के पंखों वाली वन देवी हो, वन परी हो, वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति हो। घने छायादार वृक्षों के बीच में यह जगह, ये जो प्लॉट है वो नाइटिंगल के मधुर गीत से गूंज रहा है। ये हरी भरी जगह जहां की तुम क्या हो, ड्राइड हो। अगली लाइन में डेट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट, इसका मतलब ये हुआ कि डेट दाउ तुम्हारे लाइट विंग्ड का मतलब होता है नाइटिंगल के पंख छोटे व हल्के होते हैं, तो नाइटिंगल के लिए यूज किया गया। लाइट मीन्स हल्के फुल्के, विंग्ड मीन्स पंख, और ड्राइड क्या होता है, द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, या निम्फ ऑफ द ट्री भी बोल सकते हो, वन परी, या वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति कह सकते हो, वन की देवी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तो, यहाँ पर इस लाइन में कवि नाइटिंगल को बोल रहे हैं कि तुम तो सुंदर हल्के फुल्के, यानी कि हल्के पंखों वाली वन देवी हो, वन परी हो, वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, इन मीन्स में सम मेलोडियस, सम कुछ, मेलोडियस का मतलब होता है बहुत संगीतमय, प्लॉट्स मीन्स जगह, और तुम्हारी गूंज से, तुम्हारे मधुर गीत से ये जो प्लॉट है, ये जो जगह है वो मेलोडियस हो गई है, गूंज उठी है। तो इसका मतलब, और आप बीचन ग्रीन, बीचन का मतलब होता है जैसे बीच नहीं होता है, बीच एक प्रकार का वृक्ष होता है, तो जॉन कीट ने यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव इसका यूज कर दिया है बीचन ग्रीन। बीचन ग्रीन का मतलब यहाँ पर यह है कि घने छायादार वृक्षों के बीच में, घने छायादार वृक्षों के बीच में, जो वृक्ष हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं, थिक हैं, डार्क हैं, और हरे भरे यानी कि ग्रीन हैं। एंड शैडो, शैडो मीन्स छायादार,
नंबरलेस। नंबरलेस मीन्स असंख्य, वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों की छायादार, यानी कि जो नाइटिंगेल बैठी हुई है जिस छाया में, जिन वृक्षों के बीच में, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा कुछ दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो वो कहते हैं कि घने छायादार वृक्षों के बीच में यह जगह यानी कि प्लॉट नाइटिंगेल के मधुर गीत से गूंज रहा है। ये हरी भरी जगह जहाँ की तुम ड्राइड हो, जहाँ की तुम वन देवी हो। कौन? नाइटिंगेल। यहाँ पर कवि कहते हैं नाइटिंगेल तुम तो वन देवी हो, यहाँ की ड्राइड हो, ठीक है, यानी कि वृक्षों पर निवास करने वाली अलौकिक शक्ति हो, वन परी हो, कुछ भी कह लो। फिर आगे देखो, सिंगेस्ट, लास्ट लाइन यहाँ पर बताया गया, सिंगेस्ट ऑफ समर, यानी कि समर का मतलब होता है सिंगेस्ट थ्रोटेड ईस, जो गर्मियों के मौसम में नाइटिंगेल गाती है, तो वहाँ जो गर्मियों का मौसम होता है वो बहुत शानदार होता है। तो नाइटिंगेल गर्मियों के मौसम में पूरी आवाज़ में बड़ी सुगमता के साथ गीत गाती है। तब वो कहते हैं सिंगेस्ट गाती है ऑफ समर, गर्मी के मौसम में, इन फुल थ्रॉट, पूरे जोश से। थ्रॉटेड मीन्स होता है गला, ईस का मतलब होता है आसानी से। और तुम यहाँ पर समर के सीजन में तुम अपने गले से बड़ी ही आसानी, बड़ी ही सुगमता के साथ गा रही हो, और उस गाने की आवाज़ से जो तुम समर सीजन में गा रही हो, इससे पूरी जगह जो है वो क्या है, आपके गीत से, आपके संगीत से गूंज उठी है, मेलोडियस प्लॉट हो गया है। तो इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ की, लेकिन अगले पैराग्राफ से पहले आप यहाँ पर देख लो इसकी राइम स्कीम। इसमें जो राइटर ने राइम स्कीम का यूज किया है वो ए बी सी डी ई का इस्तेमाल किया है। टोटल 10 लाइनें हैं प्रत्येक स्टेंजा में। अब हम स्टेंजा नंबर 2 डिस्कस करेंगे। स्टेंजा नंबर 2 की पहली लाइन को जरा देखो, जॉन कीट जी क्या कहते हैं। ओ फार का मतलब होता है मेरी इच्छा है। अ ड्राउट, ड्राउट मीन्स होता है घूंट। आ विंटेज, विंटेज एक शराब होती है फ्रांस की लोकप्रिय, जो कि अंगूरों से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन कीट जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं फ्रांस की लोकप्रिय अंगूर की शराब को घूंट घूंट करके पीऊँगा। यहाँ पर जो जॉन कीट हैं, ये पता चलता है कि जो जॉन कीट अंगूर की शराब का प्याला पीकर नशे में एकदम नाइटिंगेल के संसार में जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी पता चलता है जो कवि है ना जॉन कीट, वो तेज नशीली शराब पीना चाहते हैं। और किस तरीके की नशीली शराब, यानी कि डेट जो हैथ बीन कूल्ड, जिस हैथ का मतलब पोइट्री में होता है हैज, कूल्ड मीन्स ठंडा किया गया हो, लॉन्ग एज लंबे समय तक, जिसको लंबे समय तक ठंडा किया गया हो, इन द डीप गहरे, डेल्व्ड का मतलब होता है खोद करके गाड़ देना, अर्थ मीन्स पृथ्वी, जमीन के अंदर। तो वो ये भी कहते हैं कि जॉन कीट उस तेज नशीली शराब को पीना चाहते हैं जिसको जमीन के अंदर ठंडा करने के लिए लंबे समय तक रखा गया हो। और जब मैं शराब को पीऊँगा तो वो कहते हैं क्या टेस्ट करूँगा, टेस्ट ऑफ फ्लोरा, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। तब उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करूँगा किसको, फ्लोरा और कंट्री ग्रीन को, क्योंकि जो शराब होती है वह फूलों और फलों के रस तथा प्लांट से बनी होती है। और क्या करूँगा, और क्या करूँगा, डांस करूँगा। और प्रोवेंकल सॉन्ग, प्रोवेंकल सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत गाऊँगा। और आगे सन वांट मिर्थ, मिर्थ मीन्स होता है खुशी। और धूप में मैं आनंद लूँगा, धूप में मैं खुशी मनाऊँगा। उनके कहने का मतलब ये है कि छायादार जंगल में नाइटिंगेल के पास जाने के लिए जॉन कीट स्पेन और प्रोवेंस में तैयार की गई उस मदिरा, उस विंटेज का एक घूंट पीना चाहते हैं जो सैकड़ों वर्षों तक ठंडी करने के लिए ज़मीन के अंदर गड़ी रही हो। वह स्पेन की मदिरा पिएंगे, वह दक्षिणी फ्रांस और इटली की, जो बीकर में इस प्रकार ऊपर को उछलेगी मानो, आगे बात करेंगे, एक हिप्पोक्रेन झरना होगा, जैसे कि हिप्पोक्रेन। अगली लाइन में कवि कहता है कि ओ फार आ बीकर, ओ फार मेरी इच्छा है आप बीकर। बीकर का मतलब होता है ग्लास ऑफ वाइन, या आप ये कह सकते हो कि कवि ने यहाँ पर जो बीकर वर्ड यूज किया है वो
बोतल के लिए यूज किया है कि शराब की एक बोतल। तुमने देखा होगा कि जो शराब की बोतल होती है उसका शेप, उसका आकार भी बीकर जैसा होता है। जब भी हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बीकर को रखा हुआ देखते हैं, जो कि फुल यानी कि भरा हुआ हो, यानी कि वो भरी हुई बोतल हो। और किसकी भरी हुई बोतल हो? आप दी बॉम साउथ। बाम एक गर्म प्रदेश होता है साउथ की ओर। तो यहाँ पर जो साउथ, बाम साउथ जो शब्द यूज किया है वो शराब उत्पादक का एक दक्षिणी स्थल है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। साउथ फ्रांस की तरफ पड़ता है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल करें तो 2 मिनट। शुरुआत में ही जॉन कीट ने कहा है कि स्पेन और प्रोवेंस की तैयार की गई, जो स्पेन तथा प्रोवेंस में ऐसी शराब जो तैयार की गई हो उस विंटेज को, उस मदिरा का एक घूंट पीना चाहता हूँ। यानी कि जो सैकड़ों वर्षों तक ठंडी करने के लिए ज़मीन के अंदर गड़ी रही हो, वह स्पेन की मदिरा पिएगा या दक्षिणी फ्रांस, यहाँ पर इसी की साउथ वाम से मतलब यहाँ पर दक्षिणी फ्रांस है या इटली की, जो बीकर से इस प्रकार ऊपर उछलेगी मानो ब्लशफुल हिप्पोक्रेन का पानी। ब्लशफुल का मतलब होता है कलरफुल, और हिप्पोक्रेन एक नदी होती है, एक झरना का नाम है। उसका पानी जैसे ऊपर नहीं उछलता है, वैसे ही अगर बीकर में आप शराब को उड़ेलोगे तो वो शराब भी ऊपर की ओर वैसी ही उछलती नजर आएगी। तो यहाँ पर ये तुलना की गई है। एक बार समझिएगा कितनी प्यारी बात कह दी है। वो कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं स्पेन, इटली और फ्रांस में बनी हुई एक बीकर भर के, पूरी फुल बीकर अंगूरी शराब पीऊँगा। कैसी? अंगूरी शराब पीऊँगा। और फिर उन्होंने कहा फुल ऑफ दी ट्रू। फुल ऑफ दी ट्रू का मतलब होता है यह बिल्कुल सच्ची शराब होगी। दी ब्लशफुल हिप्पोक्रेन, ब्लशफुल का मतलब कलरफुल, एकदम कलरफुल हिप्पोक्रेन की तरह। जिस तरीके से हिप्पोक्रेन का पानी रेड कलर का होता है, ये शराब भी बिल्कुल एकदम रेड कलर की होगी। आगे उन्होंने कहा विद बीडेड बबल, विद बीडेड बबल्स बिंकिंग एट द ब्रिम। विद बीडेड, बीडेड का मतलब होता है मोतियों जैसे, बबल, बबल मीन्स होता है बुलबुले, बिंकिंग, बिंकिंग एट दी ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है तली, एट दी ब्रिम, ब्रिम का मतलब तली, और बिंकिंग का मतलब उछलते हुए, यानी कि बिंकिंग करते हुए। तो उन्होंने ये कहा मोतियों जैसे बुलबुले बीकर में ऊपर आकर के फूट रहे होंगे जब मैं उस शराब को पीऊँगा तो मेरा मुंह, आगे देखो, एंड पर्पल स्टेन माउथ, मेरा मुंह भी कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का हो जाएगा, बैगनी कलर का हो जाएगा। यानी कि जिस कलर की वो शराब होगी उसी कलर का मेरा मुंह भी हो जाएगा। तुमने देखा होगा जैसे जामुन वगैरह नहीं खा लेते हैं तो हमारा दांत वगैरह कैसे हो जाते हैं बैगनी कलर के, वैसे ही समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह दी, 2 मिनट के लिए बस समझ लीजिएगा। उन्होंने, कवि ने उस बीकर की जिसमें सबसे तेज, बहुत नशीली शराब भरी जाती है, उसको पीने की इच्छा जो है व्यक्त कर रहा है। बीकर की तली में शराब के बुलबुले पैदा कर रही है, यानी कि जब भी उस बीकर में हम शराब को उड़ेल रहे हैं तो उसकी तली से बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं, और ये जो बुलबुले उठ रहे हैं वो एक माला के रूप में बुलबुले बीकर के मुंह की ओर उठ रहे हैं, यानी कि एक लाइन से बिल्कुल बुलबुले ऊपर की ओर आ रहे हैं। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं, बिल्कुल जैसे ग्लास भरा हुआ है, बीकर भरा हुआ है, उसमें जैसे ही ऊपर की ओर आए तो वो फूट जाते हैं ऊपर आकर के। ठीक है, और जब वो फूट जाते हैं तो वहीं पर काले रंग का धब्बा बीकर के ऊपर की ओर, तल के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये गति जो है वो लगातार बनी हुई है, तब तक बनी रहती है जब तक बीकर, जो बीकर है वो शराब से भर नहीं जाता, यानी कि पूरा जब तक फुल नहीं हो जाता। कवि को विश्वास है कि ये जो बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन, बहुत नशीली शराब उसके कष्टों को भुलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। यानी कि बुलबुले की भांति वह भी कल्पना करता है कि जिस तरीके से बुलबुले ऊपर आकर के फूट जाते हैं, वैसे ही जब मैं इस शराब को पी लूँगा तो मेरी अंदर के जो कष्ट हैं, जो दर्द हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। डेट आई माइट ड्रिंक, जिसको मैं पीऊँगा, एंड लीव दी वर्ल्ड अनसीन, और जब मैं इस शराब को पीऊँगा तो इस दुनिया को बिल्कुल अनदेखा कर दूँगा। लीव छोड़ दूँगा, दी वर्ल्ड अनसीन, बिना देखे इस दुनिया को छोड़ दूँगा।
बिल्कुल भी अनदेखा कर दूंगा। एंड विद दी, और तुम्हारे साथ फेड अवे, चला जाऊंगा, यानी कि और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ गायब हो जाऊंगा। किस में? इनटू दी फॉरेस्ट डिम, इस घने जंगल में, और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा इन घने जंगलों में। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड स्टेंजा की पहली लाइन, यानी कि फेड फार अवे, मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे जॉन कीट कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल के साथ जंगलों में बहुत दूर निकल जाऊंगा। डिजॉल्व, गायब हो जाऊंगा, घुल जाऊंगा, वहीं घुल मिल जाऊंगा। एंड क्वाइट फॉरगेट, और बिल्कुल भूल जाऊंगा। क्या भूल जाऊंगा? वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ़ें जिनको नाइटिंगेल ने कभी नहीं जाना। तभी अगली लाइन में जॉन कीट कहते हैं, व्हाट दाउ अमंग द लीव्स, व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैड नेवर नोन, जिसे तुमने इन पत्तियों, लीव्स का मतलब पत्तियों, हैज नेवर, या जंगलों के बीच कभी नहीं जाना है। किससे कह रहे हैं जॉन कीट? नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा। क्या भूल जाऊंगा? जिसे तुमने इन पत्तियों और जंगलों के बीच कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने इन पत्तियों के बीच कभी इतने कष्ट नहीं मिले होंगे जितने इस संसार में हैं। जॉन कीट आगे की लाइन में बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें भूल जाएंगे। दी बेरीनेस, क्या क्या भूल जाएंगे? उन्होंने कहा दी बेरीनेस, बेरीनेस का मतलब होता है थकान। मैं भूल जाऊंगा किसको? थकान को। दी फीवर, दी फीवर का मतलब दुख और चिंता। यहाँ पे फीवर का मतलब बुखार नहीं, बल्कि दुख और चिंता से मतलब होगा। मैं उन दुखों, उन चिंताओं को भूल जाऊंगा। और फ्रेट, एंड दी फ्रेट, इन तीन चीज़ों को। फ्रेट का मतलब होता है संघर्ष, जो इस जीवन में, मानव के जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, उन संघर्षों को भूल जाऊंगा। तो जॉन कीट नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि देखो, संसार की मैं इन तीन चीज़ों को भुला दूंगा। किसको? दी बेरीनेस को भुला दूंगा, दी फीवर को भुला दूंगा, एंड दी फ्रेट, और मैं इस संघर्ष को भुला दूंगा। यानी कि यहाँ हेयर मीन्स यहाँ, बेयर जहाँ, मैन सिट आदमी बैठता है, एंड हियर सुनता है, ईच अदर एक दूसरे के को, ग्रोन मीन्स कराहते हुए। फिर वो कहते हैं यहाँ जहाँ दुनिया में इंसान एक दूसरे के पास बैठते हैं और कराहते हुए एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा, इन सब चीज़ों को भूल जाऊंगा जब मैं शराब पीकर तुम्हारे साथ जंगलों में चला जाऊंगा। बेयर पालसी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, बेयर मीन्स जहाँ पालसी, पालसी का मतलब होता है अ वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, यानी कि पैरालिसिस, जैसे शरीर पैरालिसिस का लगा हुआ होता है उसे कहते हैं। या मान लो अधिक दुबला पतला, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो, उसको हम पालसी कहेंगे। पालसी शेक्स अ फ्यू, शेक्स अ फ्यू का मतलब होता है कि बुढ़ापे, युवावस्था में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखना। आप हो तो युवा, लेकिन बीमारी ने आपके शरीर को इतना दुबला पतला और कमज़ोर कर दिया है कि युवा होते हुए भी बूढ़े लग रहे हो, एकदम बुढ़ापा आ गया है। तभी आपके अंदर सैडनेस होगी। लास्ट ग्रे हेयर, ग्रे हेयर भी क्या होता है? ग्रे हेयर्स का मतलब बुढ़ापा आना, ठीक है। यानी कि उसके सिर पर कुछ सफ़ेद बाल हो गए, और ये सफ़ेद बाल भी किसका इंडिकेट करते हैं, किसका प्रतीक होते हैं? बुढ़ापे का। बेयर जहाँ यूथ, जो युवा हैं, वो ग्रोज पेल, ग्रोज पेल का मतलब पतले दुबले एकदम। पेल वो लोग होते हैं, शरीर पीला हो जाता है जिनमें खून की कमी हो। और अगर मान लो आपके शरीर में टीबी की बीमारी हो जाए तो ऑटोमेटिक आपके शरीर का जो लालिमापन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। वही बात कही गई है यहाँ पर, जो ये लाइन है, यानी कि बेयर यूथ ग्रोज पेल स्पेक्टर थिन एंड डाइज। ये इन्होंने अपने भाई को ध्यान में रख करके की है, क्योंकि कीट्स अपने भाई टॉम की दुखद और असमय मृत्यु से प्रभावित हैं। ये पंक्तियाँ उसी समय ये लिखते हैं, क्योंकि इनके भाई को भी क्या हो जाती है? टीबी हो जाती है, और टीबी से इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन, स्पेक्टर थिन का मतलब होता है बहुत पतला दुबला हो जाना।
कंकाल नहीं होता एकदम हड्डियों जैसा ढांचा, और टीबी के मरीज को देखना वो बिल्कुल पतला दबला एकदम कंकाल हड्डियों के ढांचे जैसा बन जाता है, ठीक है, एंड डाइज और अंत में मर जाता है। अब तो टीबी का इलाज है, पहले तो टीबी का इलाज भी नहीं था। और इसी तरीके से बल्कि जॉन किट के तो पूरे परिवार को ही टीबी ने निगल लिया था, ये मान करके चलिए। बेयर जहाँ बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सारो, तो उन्होंने कहा कि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन का कलर उड़ जाता है और वह बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिनके बारे में सिर्फ सोचना ही दुख से भर देता है। बेयर यानी कि बेयर जहाँ बट टू थिंक, सिर्फ सोचना, बट टू थिंक का मतलब सोचना, इज टू बी फुल ऑफ सारो, दुख से भर देता है। अगला देखो ये लाइन, अब ध्यान से देखना, एंड लेडन आई डिस्पेयर्स। लेडन आई डिस्पेयर मीन्स होता है आँखों में निराशा भरी पड़ी है, यानी कि वो आँखें जो चमकदार हुआ करती थीं, जिनमें बहुत सारे सपने थे, अब उसमें निराशा है। लेडन आई डिस्पेयर्स अर्थात संसार में इतने दुख हैं कि सोचते ही मन अशांत हो जाता है। और आगे का, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, यानी कि जहाँ सुंदर नेत्रों की चमक, लस्ट्रस का मतलब होता है चमक, चमक शीघ्र ही धुंधली हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर कहते हैं, आर न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और इंसानों की दुनिया में खूबसूरती और प्यार ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाता। लास्ट की 2 लाइनों का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो इंसान है, इंसानों की जो दुनिया है, उसमें जो खूबसूरती और प्यार है वो ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाता। युवा प्रेमी एक दिन बाद ही एक दूसरे से ऊब जाते हैं और नए साथी की तलाश करते हैं। कभी यहाँ पर अपनी प्रेमिका फैनी ब्राउन की बात कर रहा है, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब अगला पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ नंबर 4। अब 4th स्टेंजा की पहली लाइन, अबे अबे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। अबे अबे का मतलब है बहुत दूर, बहुत दूर। फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़कर चलूँगा, अर्थात कभी चिंता और दुख के संसार को छोड़कर नाइटिंगेल के संसार में जाने के लिए शराब की सहायता लेने से मना कर देता है। अगली लाइन में बताया गया है, बोले नॉट चैरिएटेड बाय बैकस। अब ये बैकस कौन होते हैं, ध्यान बनाए रखिए। नॉट चैरिएटेड का मतलब रथ में बैठकर नहीं, और बैकस ये ग्रीक गॉड ऑफ वाइन होते हैं, ध्यान बनाए रखना, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन होते हैं। एंड हिज पार्ड, पार्ड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ ल्यूपार्ड। जो ल्यूपार्ड होते हैं, लेपार्ड से मतलब तेंदुआ नहीं होता है, शेर, जो शेर होता है, शेर की प्रजाति का ही एक पशु तेंदुआ होता है, तो उसको लिपार्ड, लेपार्ड इन्होंने राइमिंग करने के लिए खाली पार्ट्स कर दिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। उन्होंने कहा नॉट चैरिएटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ड, इसका मतलब ये हुआ कि शराब का जो ग्रीक देवता बेकस है, जिस रथ में चलता है उसे तेंदुए खींचते हैं। तेंदुए सभी जानवरों में सबसे अधिक हिंसक और कामुक होते हैं। शराब पीकर मनुष्य भी उसी तरीके का हिंसक और कामुक व्यवहार करने लगता है। अतः किड्स को अब समझ आता है कि हमको शराब नहीं पीना है, यानी कि किड्स शराब नहीं पीना चाहते, ठीक है। तो उन्होंने बस इतनी सी बात यहाँ पर कही है कि, तो आगे देखो, बट लेकिन ऑन दी व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री, बोले ठीक है बल्कि मैं अपनी पोइट्री की कल्पना में तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ पर कवि कल्पना के विचार रहित पंखों या काव्यात्मक प्रेरणा का सहारा लेना चाहता है। वह आशा करता है कि इस कल्पना के सहारे वह बुलबुल के आनंददायक संसार में पहुँच जाएगा। दो यद्यपि द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड, डल ब्रेन का मतलब होता है कमज़ोर मस्तिष्क, परप्लेक्सिस का मतलब होता है भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, और रिटार्ड का मतलब होता है रुकावट यानी कि बाधा डालना। हालांकि जब मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा तब ये मेरा डल दिमाग मुझे उड़ने से रोकेगा, बाधा डालेगा, रुकावट डालेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ उड़ूंगा, चलूँगा।
किस में, इमेजिनेशन में। यहाँ पर पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि वह नाइटिंगेल के साथ पहले, अब अगली लाइन में ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, विद दी तुम्हारे साथ, टेंडर इज द नाइट। यहाँ पर कभी कहते हैं कि नाइटिंगेल के साथ पहले से ही उड़ रहा है, चांदनी अंधेरी रात में पोइट नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा है, टेंडर इज द नाइट। टेंडर का मतलब होता है यंग, और टेंडर इज द नाइट, नाइट इज स्टिल यंग, यानी कि अभी भी खूबसूरत है। इसके बाद हैप्पली, हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। हैप्पली का मतलब होता है यहाँ पे परहेप्स, शायद। द क्वीन मून का मतलब होता है डायना, यहाँ पे डायना एक मून गॉडेस होती हैं, उनके लिए यूज किया गया है। द क्वीन ऑफ द स्काई कह सकते हो, डायना को चंद्रमा या पवित्रता एवं जो स्काई होता है, ठीक है, उसका, स्काई आकाश का देवी मानते हैं, आकाश की देवी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर थ्रोन, क्लस्टर्ड अराउंड का मतलब होता है, क्लस्टर्ड अराउंड यानी कि घिरी हुई है। स्टेरी फेज, स्टेरी फेज का मतलब होता है कि जो स्टार होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो सितारे, आर रिगार्डेड एज फेरीज बाय द पोइट। ओके, यहाँ पे सिर्फ जॉन कीट है ना, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, और फेज का मतलब होता है फेरीज, ठीक है। फेज का मतलब क्या है, फेरीज। बट हेयर देयर इज नो नाइट, बट यहाँ पर हेयर मीन्स यहाँ पर, और नो नाइट किसी तरीके का कोई अंधेरा नहीं है। मतलब इनका यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि वह नाइटिंगेल के साथ पहले से ही उड़ रहा है, चांदनी अंधेरी रात में पोइट नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा है। नाइटिंगेल की दुनिया में बहुत अंधेरा है, अंधेरी रात है, और सिर्फ चांद चमक रहा है, चांद को छोड़कर सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है, और चांद की धीमी धीमी रोशनी हवा के साथ आ रही है, यानी कि देयर इज़ नो लाइट, कहीं कोई लाइट नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। से बॉड फ्रॉम हेवन, ये लास्ट की दोनों लाइनें देख लो। से बॉड फ्रॉम हेवन इज विद दी ब्रिज इज ब्लोन थ्रो बर्डरस ग्लूम्स एंड बाइंडिंग मूसी वेज। देखो यहाँ पे वर्डोरस ग्लूम का मतलब होता है हिलते हुए पत्तों से छनकर आता हुआ प्रकाश। जैसे पत्ते इधर उधर हिलते हैं तो उनसे हिलने पर प्रकाश जो है वो कभी तक आ जाता है। मूसी वेज का मतलब काई से ढके हुए पत्ते, और बिंड का मतलब पता ही है हिलना होता है। मूसी एक काई या गहरे हरे रंग का कलर होता है, उसको कहा जाता है। तो यही बात कही गई है कि चांद की जो धीमी धीमी रोशनी है वो हवा के साथ आ रही है और पेड़ के पत्तों के ऊपर पड़ रही है। कितना खूबसूरत इमेजिनेशन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। सीधी सीधी सी कल्पना में उन्होंने ये कहा, मैं एक बार पूरा का पूरा जो है आपको ये रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जरा ध्यान से सुनिएगा। कवि का मन जो है अब पलटा खा जाता है। वह अब मदिरा के देवता बैकस के रथ में चढ़कर जो बुलबुल है, नाइटिंगेल है, उसके पास नहीं जाना चाहता। वह कल्पना के पंखों में चढ़ करके जाना चाहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या कही है कवि ने, जॉन कीट ने, उन्होंने ये कहा कि उनका जो मन है, मस्तिष्क है, वो चकरा जाता है, परंतु फिर भी वह उनके पास पहुंचा। कल्पना करते हुए कवि कहता है कि रात्रि कितनी सुंदर है, आकाश में चांद मुस्कुरा रहा है, उसके चारों ओर तारे खिले हुए हैं, बुलबुल अंधेरे में गा रही है। ये जो नाइटिंगेल है वो अभी भी अंधेरे में ही गा रही है, ठीक है। वह एक बहुत ही दुख भरा गीत उसका सुर रहा है। कभी कभी हवा के झोंकों से पत्तियां हट जाती हैं, और जैसे ही हवा के झोंके से पत्तियां हटती हैं तो चांद का प्रकाश उस तक, यानी कि उसके पास तक पहुंच जाता है, ठीक है। और ये 4th स्टेंजा हो गए। अब बाकी 4 स्टेंजा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन कीट के द्वारा लिखा गया एक फेमस ओड जिसका नाम है ओड टू अ नाइटिंगेल। अगर हम ओड टू अ नाइटिंगेल की बात करते हैं तो ये एक बड़ा ओड है जिसको जॉन कीट ने टोटल 80 लाइनें हैं, और इसको
8 स्टेंजास में लिखा है, प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। इसके पहले भाग को हमने 1 से लेकर के 4 तक के स्टेंजा डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा इसका पहला पार्ट, तो उसको भी जा करके देख लीजिए। ये इसका सेकेंड पार्ट है जहाँ पर हम स्टेंजा नंबर 5 से लेकर के 8 तक डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। देखो स्टेंजा नंबर 5 की शुरुआत कहाँ से होती है, इस स्टेंजा में आखिर कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये एक भी कह सकते हो कि ओड टू अ नाइटिंगेल का ये एक मध्य भाग का निर्माण करता है, ये पूरा का पूरा स्टेंजा, जिसमें जो राइटर है यानी कि कवि जो पोइट हैं वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं जहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और अंधेरा होने के कारण बाग के जो फूल हैं या जो फल हैं उनको भी कभी नहीं देख पा रहा, सिर्फ महसूस कर पा रहा है। इस पूरे स्टेंजा में कभी हमको यही बताएंगे कि किस तरीके का दृश्य उन्होंने महसूस किया, किस तरीके का चित्र जो है उन्होंने खींचा, अपने दिमाग में इमेजिनेशन क्या थी। तो सबसे पहली लाइन देखो, सबसे पहली लाइन बहुत प्यारी सी है, आई कैन नॉट, यहीं से शुरुआत होती है। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, व्हाट फ्लावर्स, किस तरीके के फूल आ रहे हैं, एट माई फीट, मेरे पैरों के पास में, मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के पास कौन कौन से फूल हैं। सेकेंड लाइन देखो, फिर वो कहते हैं नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस, सॉफ्ट इंसेंस क्या होती है, एक कोमल बहुत अच्छी खुशबू। ठीक है, हैंग्स का मतलब होता है लटके हुए हैं, दी बो का मतलब होता है डाली या टहनियाँ कह सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन में जॉन कीट कहते हैं कि इन डालियों या टहनियों के ऊपर कौन कौन से खुशबूदार फूल लटके हुए हैं ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सॉफ्ट इंसेंस का मतलब खुशबूदार। ठीक है, तो कौन कौन से खुशबूदार फूल लटके हुए हैं, हैंग हैं, ये भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो पहली 2 लाइनें क्या कही जा रही हैं, पहली 2 लाइनों में राइटर कहता है मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैरों के पास कौन कौन से फूल हैं, और इन डालियों तथा टहनियों के ऊपर कौन कौन से खुशबूदार फूल लटके हैं ये भी मुझको दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरी लाइन में देखो, बट इन एम्बाल्म्ड डार्कनेस, ये एम्बाल्म्ड डार्कनेस का मतलब लिख लीजिएगा कहीं पर, इसका मतलब होता है मधुर सुगंधित रात्रि। ठीक है, गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, ईच स्वीट प्रत्येक खुशबू का। यहाँ पर कवि कहते हैं चूंकि मेरे चारों ओर अंधेरा है फिर भी मैं हर एक फूल की खुशबू को गैस कर सकता हूँ, हर एक फूल की खुशबू को गैस कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, भेयर विद आ सीजनेबल मंथ इंड्यूड, परंतु इस मधुर रात्रि में जॉन कीट हर प्रकार के पुष्पों की कल्पना कर सकता है जो बसंत ऋतु में फूलते हैं और खिलते हैं, जैसे दी ग्रास, दी थिकेट, दी फ्रूट ट्री वाइल्ड, यानी कि हरी हरी घास, झाड़ियाँ, जंगल, फलदार पेड़, कांटों की झाड़ व बसंत ऋतु के विशेष फूलों का मुझे आभास हो रहा है। अब अगली लाइन में यहाँ पर 3 तरीके के फ्लावर्स के बारे में बात की गई है। इस लाइन में देखिएगा, यहाँ पर इन 2 लाइनों में जो जॉन कीट हैं वो 3 तरीके के फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो फ्लावर्स है यहाँ पर देखिए वो वाइट हथॉर्न है, दूसरा दी पास्टोरल एग्लेंटाइन है, और तीसरा फास्ट फेडिंग वायलेट्स है। ये तीनों तरीके के फूल कवर्ड अब का मतलब है ढके हुए हैं इन लीव्स, पत्तियों से, यानी कि ये छोटी छोटी झाड़ियां हैं, छोटे छोटे फूल हैं, तो इनके ऊपर इतने जंगल में से पत्ते गिर गए हैं कि इनको पत्तों ने, जंगल के पेड़ों के पत्तों ने ढक लिया है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 3 तरीके के फ्लावर्स के बारे में बात की गई है। पहला ध्यान बनाए रखना, वाइट हथॉर्न है जो कि सफ़ेद गुलाब की झाड़ी जो कांटों से भरी है। दूसरा दी पास्टोरल एग्लेंटाइन है, जंगली गुलाब जिसको कहा जाता है। और फास्ट फेडिंग, बहुत तेज़ी से मुरझाने वाला वायलेट है। वायलेट्स एक प्रकार का फूल होता है जो कि बैगनी फूल कह सकते हो। ये तीनों प्रकार के फ्लावर्स जो हैं वो पत्तों से ढके हुए हैं। किससे? पत्तों से ढके हुए हैं। अब आगे नेक्स्ट कहा गया है कि एंड, इन लाइनों को देखिएगा, एंड मिड में का मतलब होता है जो मई का महीना होता है उसका आधा, 15 मई मान लो, मिड मई बोलोगे 15 मई के लिए। एंड मिड मईज एल्डेस्ट चाइल्ड बोला गया, किसको बोला गया है? द कमिंग रोज मस्क। यहाँ पर देखो एक तरीके के और फूल का जिक्र किया गया, मस्क रोज।
तो ध्यान बनाए रखिएगा, यहाँ पर जो जॉन कीट हैं वो एक और फूल का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है मस्क रोज। मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी की खुशबू वाला गुलाब, जिसमें ऐसा गुलाब जिसमें कस्तूरी की खुशबू आए। और इस मस्क रोज को मे मंथ की एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया। ऊपर की लाइन में देखिएगा, मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड। इसी मस्क रोज को क्या बोला गया है? मे मंथ की एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया है, क्योंकि मई के महीना में ये जो फूल होता है मस्क रोज वो सबसे ज़्यादा खिलता है। ठीक है, सभी फूलों में कस्तूरी मृग जैसी सुगंध वाला गुलाब है। और अगले लाइन में देखो, यहाँ पर समझिएगा, मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ इस लाइन को, ज़रा लास्ट वाली लाइन को अब तीनों के एक साथ समझ करके देख लीजिएगा कि सभी फूलों में कस्तूरी मृग जैसी सुगंध वाला गुलाब भी है जो शहद जैसी मीठी सुगंध से भरा हुआ है। यानी कि फुल ऑफ ड्यूई वाइन। ड्यूई वाइन, वाइन मीन्स वैसे तो शराब होता है, लेकिन यहाँ पे कौन क्या लगेगा, जो है शराब ना लगा करके बल्कि आप लगाओगे मीठा शहद। क्या लगाओगे? मीठा शहद। ड्यूई वाइन यानी कि फुल ऑफ ड्यूई वाइन लिखा है, जो कि शहद जैसी मीठी सुगंध से भरा हुआ है। अब जब मीठी सुगंध से भरा हुआ है, मन्ना ड्यू है, ठीक है, शहद है, मीठा शहद है, तो उस पर मक्खियाँ भी भिनभिनाएंगी। तभी उन्होंने कहा मधुमक्खियाँ, दी मरमर्स मीन्स होता है भिनभिनाना, हाउंड्स ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियाँ। यहाँ पे फ्लाई जो है यूज़ किया गया मधुमक्खियों के लिए। ऑन समर्स ईव, समर मीन्स होता है तो गर्मियों की जो सीजन होती है उसको कहते हैं ईव्स, यानी कि शाम को। तब उन्होंने कहा कि मधुमक्खियाँ अपनी भिनभिनाहट से संगीत जैसी आवाज़ पैदा कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं, कभी जो है वो अंधेरे में बैठे हुए हैं तो उन्हें सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तो एक बार तेज़ी से ध्यान से सुन लो, कभी जो है वो अंधेरे में एक पेड़ के नीचे बैठा है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए बहुत अंधेरा, यानी कि यहाँ पर इतना अधिक अंधेरा है कि किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता। वह अपने पैरों द्वारा फूलों के मुलायम स्पर्श, यानी कि जो फूलों का मुलायम स्पर्श है, ठीक है, उसको महसूस करता है, लेकिन उनको देख नहीं सकता। उसे फूलों तथा फलों से खुशबू आती है। प्रकाश की कमी के कारण वह उन्हें भी नहीं देख पाता, उनको भी देखने में असफल रहता, लेकिन उनकी खुशबू इतनी तेज है जो उसे अनुमान लगाने में सहायता करती है कि कौन से फल पेड़ों की डालियों पर लटक रहे हैं। कीट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमेजिनेशन का यूज करते हैं, सेंसुअस पावर का यूज करते हैं। खुशबू के आधार पर, जैसे नहीं, खुशबू के आधार पर वह फलों का अनुमान लगा लेते हैं कि ये फल होगा, ये फूल होगा। उनके स्वाद का भी अनुभव कर लेते हैं। ये मई का महीना है, ठीक है, इसलिए सभी पेड़ फल फूलों से लदे हुए हैं। इस ऋतु में घास कांटे भी आकर्षक दिखाई देते हैं। एक गुलाब की झाड़ी है जो कांटों से भरी है, फिर भी अपनी मधुर सुगंध से ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ पर जंगली गुलाब का जिक्र किया गया है, ठीक है। छोटे छोटे फूलों के वातावरण वाला रोमांटिक जो बना रहता है, यानी कि फूलों से ही पूरा का पूरा वातावरण बहुत ज़्यादा खुशबूमय रहता है, रोमांटिक बन जाता है। सभी फूलों में कस्तूरी मृग जैसी सुगंध वाला गुलाब है जो शहद जैसी मीठी सुगंध से भरा हुआ है। मधुमक्खियाँ अपनी भिनभिनाहट से संगीत जैसी आवाज़ पैदा कर रही हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो प्रकृति के प्रेम भी दिखाया गया है, और एक प्रकार का उन्होंने मिड डे चाइल्डिश यानी कि मानवीकरण भी किया है, रोमांटिसिज्म को भी दर्शाया है, और सेंसुअस बर्ड पिक्चर का यूज किया है इस पैराग्राफ में, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेंजा नंबर 6 के पहली लाइन को, और पहली लाइन में कहा गया है डार्कलिंग। डार्कलिंग को डार्लिंग मत समझ लीजिएगा। डार्कलिंग का मतलब होता है अंधकार, इन द डार्क, अंधकार में। आई लिसन, मैं सुनता हूँ, एंड और फॉर मैनी अ टाइम, कई बार सुनता हूँ। फॉर मैनी अ टाइम, कई बार सुनता हूँ। तो यहाँ पर जॉन कीट कहते हैं कि मैं नाइटिंगेल के गीत को कई बार सुनता हूँ, रात के अंधेरे में भी। डार्कलिंग। और फिर अगली लाइन में कहा गया है आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईस्टफुल डेथ। आई हैव बीन हाफ इन लव का मतलब होता है और जब मैं तुम्हारे गीतों को सुनता हूँ। कौन कह रहे हैं? जॉन कीट कह रहे हैं नाइटिंगेल से कि जब मैं तुम्हारे गीतों को सुनता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है? हाफ इन लव, आधी मोहब्बत हो जाती है, विद ईस्टफुल डेथ, इस आसान मौत से। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आसान मौत से आधी मोहब्बत हो जाती है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स,
called him soft names in many amused rhyme to take into the ear my quiet breath। कीट कहते हैं कि मैंने कई बार तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारा। कीट यहाँ पर नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि तुम आओ और मेरी सांसों को हवाओं में मिला दो, अर्थात मुझे मौत दे दो। यानी कि टू टेक इन टू दी ईयर, मुझे हवाओं में ले जाओ, माई क्वाइट ब्रेथ, और मेरी सांसों को हवाओं में मिला दो, अर्थात मुझे मौत दे दो। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम, मैंने तुम्हें कई बार अलग अलग नामों से पुकारा। यहाँ पर म्यूज्ड राइम का मतलब है कि बहुत ही प्यारा गीत, मधुर गीत, जो कि कवि मृत्यु पर मधुर गीत की रचना करता है। और यहाँ तो देखते ही हो कि कवि से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, क्योंकि जॉन कीट ने कई सारी मृत्यु को देखा है, अपनी माँ की मृत्यु, अपने पिता की मृत्यु, अपने भाई की मृत्यु, ठीक है। और खुद भी जब उसे कंजप्शन का शिकार हो गया, उसे टीबी हो गई, तो वह अपनी खुद की मौत का भी इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम, म्यूज्ड राइम का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तो नाइटिंगेल का गीत सुन करके कवि को मृत्यु से प्रेम हो जाता है और वह उसे अपनी प्रेमिका मानने लगता है कि मृत्यु ही हमारी क्या है, मेरी प्रेमिका है, जो मुझे गले लगा लेगी, मुझे मेरी सांसों को हवाओं में मिला देगी। अगली, नाउ मोर देन एवर सीम्स टू रिच डाई। प्यार से समझिए इस लाइन को, क्या कहा गया? नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। और मैं चाहता हूं, देखो यहाँ पर उसने कहा है नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू, यानी कि लेकिन मैंने जितनी भी बार तुमको पुकारा, हर बार से ज़्यादा आज मरने की इच्छा है। रिच टू डाई का मतलब होता है कि मरने की इच्छा तो कई बार थी, लेकिन जितनी बार भी पुकारा मरने की इच्छा थी, बट आज कुछ अलग ही है। आज मैं बहुत मरना ही चाहता हूँ। इस समय मरना उसके लिए सौभाग्य होगा। अब ये सौभाग्य कैसे होगा? क्योंकि उसकी सबसे प्रिय नाइटिंगेल इस समय मधुर गीत गा रही है। उसकी ध्वनि में कवि बेसुध है। उसकी ध्वनि, उसके गीतों की जो साउंड है, गीत की जो आवाज़ है, वो सुनते सुनते मरना चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी इसी समय आधी रात को ही मौत आ जाए, और ऐसी मौत हो जिसमें दर्द और तकलीफ ना हो। विद नो पेन का मतलब जिसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ ना हो, यानी कि इसी समय मुझे सीज कर ले, मुझे ले जाए, मैं मर जाऊं, ठीक है। सीज का मतलब होता है डाई, मरना, यहाँ पर अपॉन द मिडनाइट, आधी रात को ही। बात समझ गए? एक बार फिर बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा कि मैं चाहता हूं कि मुझे अभी इसी समय आधी रात को ही मौत आ जाए, और ऐसी मौत आ जाए जिसमें नो पेन, कोई दर्द, कोई तकलीफ ना हो। कब दर्द और तकलीफ नहीं होगी? जब वह नाइटिंगेल के गीत को सुनते हुए मरेगा। इतना मदहोश है नाइटिंगेल के गीत को सुनने में। तभी नाइटिंगेल से कहते हैं अगली लाइन में, भाई जब दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल एब्रॉड, यानी कि कवि नाइटिंगेल से कहते हैं कि तुम जो गीत गा रही हो ना, वह आवाज़ तुम्हारी आत्मा से आ रही है। क्या कहा? दाई सोल एब्रॉड, तुम्हारी आत्मा से आ रही है। तुम पूरे जोश के साथ इस गाने को गा रही हो, यानी कि इन सच एन एक्सटेसी, पूरे जोश के साथ। तो यहाँ पर समझिएगा कि कवि बिना दुख महसूस किए आज रात को शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, पहली बात। दूसरी चीज़, पोरिंग फोर्थ दी सोल का मतलब होता है यहाँ पर नाइटिंगेल गीत गाते गाते आधी रात तक पूरी लय में आ चुकी होगी। अब वो आधी रात को ही कभी क्यों मरना चाहता है इन लाइनों में? तो वो ये सोच रहा है, ये इमेजिन कर रहा है, ये जो नाइटिंगेल है ना, वो गीत गाते गाते आधी रात तक पूरे जोश में आ चुकी होगी, पूरी आत्मा, पूरी तल्लीनता के साथ गा रही होगी, और कभी भी इसके आनंद में बेसुध होगा। उसकी मृत्यु का जो कष्ट महसूस नहीं होगा, यानी कि जब वो मरेगा तो उसको बिल्कुल भी कष्ट, यानी कि नो पेन, किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अंतिम दो लाइनों में कवि क्या कहता है? स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर इन वेन टू दाई हाई रिक्वीम बिकेम अ सॉड। कीट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो भी तुम इसी तरह गाना गाती रहोगी। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग, तुम इसी तरह गाती रहोगी। आई हैव ईयर्स इन वेन टू दाई हाई रिक्वीम बिकम अ सोड। ठीक है। अब एक्सटेसी का मतलब मैंने बता दिया, कहीं पर लिख लीजिएगा। अत्यधिक जॉय के लिए बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, इंटेंस जॉय होता है, ठीक है। और रिक्वीम का मतलब होता है कोई लय,
कोई हिम यानी कि श्लोक कह सकते हो तुम, ठीक है। और SOD सोड, सोड का मतलब होता है सूखी घास, ड्राई घास के लिए क्या कहा जाता है, सोड कहा जाता है, ठीक है। और इन बेन का मतलब होता है, इन बेन, देखो एक शब्द आया है इन बेन, जो कि बेकार में, अंततः, यानी कि बिकॉज ही इज डेड, अब कभी जो है वो मर चुका है, अब कुछ भी नहीं सुन सकता। तो वही बात कही गई है लास्ट लाइन में। कीट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो भी तुम इसी तरह गाती रहोगी क्योंकि तुम्हारा गीत अमर है, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे इस अमर गीत को नहीं सुन पाऊंगा, तुम्हारी आवाज को नहीं सुन पाऊंगा, तुम्हारा ये गाना मेरे मरने के बाद एक दुख भरा गीत बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, दुख भरा गीत बन जाएगा। तो देखो कितनी प्यारी इमेजिनेशन है यहाँ पर। यहाँ पर जो कवि है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यानी कि दुखी भाग का निर्माण करता है पूरे स्टेंजा में। कवि को आपत्तियों से भरे जीवन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कवि जीवन की दुखी चिंताओं और संघर्षों से छुटकारा पाना चाहता है। कवि इच्छा करता है, सोचता है कि इसके अतिरिक्त मरने का और मार्ग संभव नहीं है, यह मरने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगला स्टेंजा। ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियां हैं और जॉन कीट की जो प्रसिद्ध कविता ओड टू अ नाइटिंगेल है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा रोमांटिक भाग का निर्माण भी करती हैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बुलबुल के गीत के पीछे केवल मैं ही पागल नहीं हूँ अपितु बल्कि मानव जीवन के प्रारंभ से ही बहुत सारे महान लोग उसके गीत के साधक रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली वाली लाइन में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दाऊ, दाऊ मीन्स होता है तुम, वाज नॉट बॉर्न यानी कि तुम पैदा नहीं हुई थी फॉर डेथ मरने के लिए, मृत्यु के लिए। इमोर्टल वर्ड, इमोर्टल का मतलब होता है अमर, वर्ड का मतलब होता है चिड़िया। हे अमर चिड़िया, हे अमर चिड़िया, इमोर्टल वर्ड किसको कहा गया है, नाइटिंगेल के लिए, कि तुम मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई थी। और दूसरी लाइन में देखो, नो हंग्री जनरेशन, और कोई भी भूखी पीढ़ी ट्रेड दी डाउन। अच्छा, ट्रेड दी डाउन का मतलब होता है कि कोई भी कितनी भी भूखी पीढ़ी आ जाए तो मैं कोई भी पैरों तले नहीं रौंद पाएगा। यहाँ पर बात हो रही है इस लाइन में नाइटिंगेल के अमर गीतों की। नाइटिंगेल अमर इसलिए है क्योंकि उसके गीत की लोकप्रियता अमर है। उसके गीत पहले भी इसी तरीके से सुने जाते थे, आज भी सुने जाते हैं और आगे भी सुने जाएंगे। अगला देखो, नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि दी वॉइस आई हियर। क्या कहा गया, दी वॉइस का मतलब होता है आवाज़, वह आवाज़ आई हियर जिसको मैं सुनता हूँ, दिस पासिंग नाइट, इस गुजरती हुई रातों में, बाज हियर्ड, सुनी गई होगी। क्या लिखा है, बाज हियर्ड, इसी आवाज़ को सुना गया था। किसके द्वारा सुना गया था, कब सुना गया था, इन एंसेंट डेज, पुराने दिनों में। किसके द्वारा, बाय एम्परर्स, सम्राटों के द्वारा, क्लाउन, विदूषकों के द्वारा। परहैप्स शायद दिस सेल्फ सेम सॉन्ग, शायद ये स्वयं वैसा ही गीत, डेट फाउंड अ पाथ, जो एक रास्ता बना लेती थी, थ्रो दिस सैड हार्ट ऑफ रुथ, थ्रो मीन्स में से होकर, दिस सैड दुखी हार्ट हृदय ऑफ रुथ। रुथ क्या है, रुथ का जिक्र जो है वो बाइबल में आता है, जहाँ पर रुथ की शादी एक यहूदी एक जीव के साथ होती है। यहाँ पर जो रुथ है वो उसकी शादी तो चलो एक जीव के साथ हो जाती है, तभी उस बाइबल में जो बताया गया कि उसका पति मर गया था, उसने अपना शेष जीवन, किसने, रुथ ने अपना शेष जीवन को बिताने के लिए अपनी सास को चुना कि वह अपना बचा हुआ पूरा जीवन अपनी सास के साथ व्यतीत करेगी। जब वह एक दिन क्या हुआ कि जब वह अनाज के खेतों में काम करती थी तो उसे अपनी पति को बहुत याद करके रोती थी, और उस समय यानी कि उस समय उसके दुखी पीड़ित हृदय को जो बुलबुल नाइटिंगेल के गीत होते थे वो ही आराम पहुंचाते थे। यानी कि जब भी ये रुथ अपने खेतों के बीच में खड़े होकर के आंसू बहा रही होती है, याद आ रही होती है उसे अपने घर की, अपने पति की, तो वह इस नाइटिंगेल के गीत को सुनती थी और उसको क्या आराम मिलता था।
तो अब आपको रुत के बारे में पता लग गया होगा। बेन मीन्स जब। सिक फॉर होम का मतलब होता है घर की याद आना। सिक फॉर होम से मतलब ये नहीं घर बीमार है, नहीं, सिक फॉर होम से मतलब होता है घर की याद आना। तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि वह अनाज के खेतों में, वह आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ, यहाँ से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। दी वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हियर्ड, यानी कि वह आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ इस गुजरती हुई रातों में, इसी आवाज़ को सुना गया था प्राचीन दिनों में सम्राटों के द्वारा, विदूषकों के द्वारा। शायद यही वह गीत था जिसने रास्ता बनाया था रुत के दुखी हृदय में से होकर, जब वह अपने घर की याद आ रही थी। किसको? जब उसे, किसको? रुत को। वह रुत, यानी कि अब आगे देखो, सी घर की याद आ रही थी, सिक फॉर होम हो गया। अब यहाँ पर इस लाइन को देखना, सी मीन्स वह, यहाँ पर जो सी प्रोनाउन का यूज हुआ है वो रुत के लिए हुआ है, यानी कि रुत स्टूड खड़ी होती थी इन टीयर्स। टीयर का मतलब होता है आंसू बहना, यानी कि, और कहा अमिड, अमिड का मतलब होता है बीच में। दी एलियन का मतलब विदेशी। कॉर्न मीन्स खेत या फसल, यानी कि वह, यानी कि रुत विदेशी अनाज के खेतों के बीच में आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, यानी कि रुत जो है, इस लाइन को, रुत जो है वो विदेशी अनाज के खेतों के बीच में आंखों में आंसू लिए हुए खड़ी है। यही वह गीत है जो आज मैं सुन रहा हूँ। दी सेम, यही वह गीत है डैट, जिसको ऑफ्ट टाइम का मतलब होता है अक्सर, है सुनता हूँ, अक्सर कई बार मैं सुनता हूँ। चार्म्ड आकर्षित कर, चार्म्ड मैजिक, मैजिक का मतलब जादू। और कैसमेंट्स का मतलब होता है खिड़कियाँ, ठीक है। ओपनिंग का मतलब होता है खुलती हैं। ऑन दी फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है जहाज, जैसे समुद्र के किनारे नहीं होता है आप, पेरिलस सीज। ध्यान से सुनिएगा कि यही वह गीत था जिसने उन जादुई खिड़कियों को, उन जादुई मैजिक कैसमेंट को मंत्र मुग्ध किया था, जो समुद्र की जो झाग की ओर वो जो खिड़कियाँ थीं वो खुलती थीं। और इसके बारे में एक कहानी भी कही जाती है कि समुद्र के किनारे एक महल है जिसकी खिड़कियाँ हमेशा समुद्र की ओर खुलती हैं। और उस समय पर भी उसमें एक कौन रहती थी? राजकुमारी रहती थी, और वो खिड़की पर बैठी हुई नाइटिंगेल का गीत सुनती रहती थी, और वो हमेशा अपने राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करती थी कि वो यहाँ पर आएगा और उसको छुड़ा करके ले जाएगा। उस समय पर भी नाइटिंगेल के गीतों ने समुद्र में से अपना रास्ता बनाया होगा। उस वक्त भी उन परियों के द्वारा वह गीत सुना गया होगा। कुछ इस तरीके का जिक्र वो करती हैं। तो बात आपको समझ आ गई, यानी कि अंत में ये वही चिड़िया है जिसने जादुई महल में बंदी की गई राजकुमारी को अपने मधुर गीत से आनंदित किया होगा। और ये राजकुमारी समुद्र पर जो खुलने वाली खिड़की पर बैठी हुई बुलबुल नाइटिंगेल के गीत को सुना करती थी और अपनी प्रेमी के आने की राह देखा करती थी कि वो आएगा और मुझे यहाँ से मुक्त करके ले जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस ओड टू नाइटिंगेल का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टेंजा। जय हिंद। अब हम स्टेंजा नंबर 8 की बात करेंगे। उसमें कहा गया है कि फारलोन, फारलोन का मतलब होता है अकेला, बिल्कुल निर्जन, जहाँ कोई ना हो। दी वेरी वर्ड का मतलब होता है वह जो शब्द हैं, इज लाइक अ वेल, एक घंटी की तरह है। यानी कि यहाँ पर जो जॉन कीट हैं उनका जो सपना है, यानी कि जो वो सपना देख रहे हैं वो टूट जाता है। और ये जो फारलोन शब्द है वो उनकी कल्पना का जो जादू होता है, जो फैंसी होती है, वो भी नष्ट हो जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि जो नाइटिंगेल का गीत है, संगीत है, वो उनसे दूर जा रहा हो। यानी कि जीवन की कटु वास्तविकता जो है, ये भी कह सकते हो कटु वास्तविकता का उसे अनुभव होने लगता है, वो रियलिटी को महसूस करने लगते हैं। कौन? लास्ट पैराग्राफ में कौन? जॉन कीट। तो वह जो शब्द जो एक घंटे की तरह है मुझे वापस लाने के लिए, फिर अगली लाइन में क्या कहा गया है? टू टोल मी बैक, मुझे वापस लाने के लिए, फ्रॉम दी, तुमसे, टू माई सोल सेल्फ, अपनी स्वयं के पास। इसका अर्थ ये हुआ
जॉन कीट जो है वो गहरी निराशा के साथ और वह वास्तविकता के रियलिटी के वर्ल्ड में, वास्तविकता के संसार में लौट आते हैं। बस ये है। अगली लाइन उन्होंने कहा अड्यू। अड्यू का मतलब होता है अलविदा। अड्यू मीन्स अलविदा। फिर कहते हैं दी फैंसी कल्पना कैन नॉट चीट, उसे धोखा नहीं दे सकती सो वेल, इतनी अच्छी तरह से। अलविदा कल्पना इतनी अच्छी तरह से धोखा नहीं दे सकती जितनी वह धोखा देने के लिए प्रसिद्ध है। एक कल्पना जो है धोखा देने के लिए उतनी अच्छी तरह से ये धोखा नहीं दे सकती जितनी अच्छी तरीके से ये फेमस है। एज जैसा कि सी इज फेम्ड टू डू, लिखा है जितनी अच्छी तरीके से ये फेम्ड है, प्रसिद्ध है। डिसीविंग धोखा देने के लिए। और इल्फ का मतलब होता है परी। आगे अड्यू। अड्यू फिर से कहते हैं अड्यू अड्यू दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स। अलविदा अलविदा, तुम्हारा गीत अब धीमा हो रहा है। तुम्हारा जो गीत है वो एकदम धीमा होता चला जा रहा है, अब कवि को बहुत अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कवि के अनुसार कल्पना की एक परी है जो उसे धोखा देती है, किंतु अब उसे धोखा नहीं दे पाएगी। ठीक है। डिसीविंग एल्फ का मतलब यहाँ पर धोखेबाज परी के लिए यूज किया गया है। एल्फ का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, जो परी होता है। यानी कि कल्पना जो है वो दूसरों को धोखा देने के लिए बदनाम है। और यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है प्लेंटिव एंथम। प्लेंटिव एंथम का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी दुख भरी तेज आवाज़ को कहते हैं, तो जो दुख भरी तेज आवाज़ थी वो क्या हो रही है, फेड हो रही है। यानी कि जैसे जैसे दूर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो आवाज़ फेड होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी। पास्ट द नियर शैडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, कहाँ कहाँ अब ये गीत मेडोज के पास सुनाई दे रहा है और अब ये शांत धारा के ऊपर सुनाई दे रहा है। ओवर दी स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, स्ट्रीम मीन्स धारा के ऊपर। अप दी हिल साइड के ऊपर। नाउ इट इज बरी डीप, लेकिन अब ये धीरे धीरे बरी डीप का मतलब होता है नीचे समा जाना, अर्थात गीत का समाप्त हो जाना। तो वो कहते हैं, कभी कभी ये कहते हैं कि ये जो गीत है वो मेडोज के ऊपर सुनाई दे रहा है, कभी ये कहते हैं कि अब ये शांत धारा के ऊपर सुनाई दे रहा है, अब ये पहाड़ियों के ऊपर सुनाई दे रहा है। अब तो ये गीत नीचे समा गया, यानी कि धीरे धीरे इस जो पहले बहुत तेज गीत की आवाज़ थी नाइटिंगेल के, लेकिन अब धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। बरीड डीप, बहुत नीचे समा गया, अब नाइटिंगेल का गीत बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। और आगे इन दी नेक्स्ट वैली ग्लेड, इसका मतलब हुआ अगली वादी की घाटी में ये बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। और लास्ट की दो लाइनें ध्यान से समझिएगा। फिर क्या क्या है, वाज इट अ विजन। अब ये कवि कहते हैं, कौन, जॉन कीट, क्या ये एक सपना था और अथवा अ वेकिंग ड्रीम, या ये एक दिवा स्वप्न था। दिवा स्वप्न दिन में जागते हुए सपने को कहते हैं। ठीक है। फिर अंतिम लाइन में वो कहते हैं कि फ्लेड इज डेट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। क्या यह एक सपना था अथवा एक दिवा सपना था। और फ्लेड का मतलब होता है गायब हो जाना, ये संगीत गायब हो गया। और फ्लेड इज डेट म्यूजिक, ये म्यूजिक गायब हो गया। डू आई वेक, क्या मैं जागा हुआ हूँ, और स्लीप, या सोया हुआ हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कवि है ना, उसका मस्तिष्क पूरी तरीके से थक चुका है और वो बहुत ज़्यादा अंदर से व्यथित है, दुखी है। अब अनुभव करता है कि कल्पना उसे अधिक समय तक धोखा नहीं दे सकती। उसका स्वप्न जो है, फैंसी जो है, वो समाप्त हो जाता है। और अपने दुख और जो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश थे, वो दुख और कलेश सहित संसार में फिर से उसके मस्तिष्क में सामने आ जाते हैं, यानी कि वो अपनी रियल दुनिया में दोबारा से वापस आ जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये कविता भी हमारी समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।